आज करवाएंगे पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होते हैं, बिल्स, ठीक है। इट्स अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, राइट। क्या समझा आपने यादव, बिल क्या होते हैं? इट्स अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जो हम प्रपोज करते हैं लेजिस्लेशन के लिए कि भाई हमें लॉ बनाना है, उसे बिल कहते हैं। और जब बिल इनेक्ट हो जाता है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन इट बिकम्स एक्ट और लॉ, ठीक है, समझ आ रही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पास, हमारे सिस्टम में जो बिल हैं वो 4 टाइप के बिल होते हैं। कितने टाइप के बिल होते हैं? 4 टाइप के। एक तो था ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। देखा जाए तो 3, बताता हूं क्यों 4 बोलते हैं। एक होता है फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल। लेकिन ये जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, समझ आ रही है। ये इनफैक्ट 2 कैटेगरी लगाते हैं इनकी। पहले एक होता है मनी बिल। हम मनी बिल को ना अलग चैप्टर में डील करते हैं। इट इज मनी बिल इज कंसिडर्स इन आर्टिकल 110। याद रखना, आर्टिकल भी बड़ा फेमस होता है, आर्टिकल भी अक्सर आता है कि मनी बिल का आर्टिकल क्या है, 110, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल बिल ऑफ अदर टाइप, फाइनेंशियल बिल्स ऑफ अदर टाइप, जो कि कौन सा आर्टिकल में आता है, 117(1) और 117(3), ठीक है। ये है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, ये है फाइनेंशियल बिल सेकंड। समझ आ रही है कहानी। तो ये बिल हो गए। अब क्योंकि ये भी फाइनेंस बिल बेसिकली नॉर्मल फाइनेंस से पता लगे, जो भी पैसे लेन देन से मामला रखता है उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। समझ आ रही है कहानी। तो इसलिए इसको जब अलग रखते हैं तो हम बोलते हैं 4 टाइप के हैं। इसको जब कि ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिल ओनली, अगर हम देखें क्लैरिफिकेशन करें तो इस टाइप से 4 बिल होते हैं, ठीक है। एक तो ये क्लासिफिकेशन होती है, और क्या क्लासिफिकेशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन, कि कौन बंदा उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे पब्लिक बिल कहेंगे या फिर गवर्नमेंट्स बिल कहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर उसको कोई इंट्रोड्यूस करने वाला जो बंदा है वो अगर मिनिस्टर है तो उस बिल को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। समझ आ रही है, अगर मिनिस्टर साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। समझ आ रही है, प्राइवेट बिल या प्राइवेट मेंबर बिल, तो गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट बिल। समझ आ रही है। बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट, दिस इज ओनली बाय मिनिस्टर एंड दिस इज बाय एनी एमपी अदर देन मिनिस्टर। समझ आ गई। एक और चीज होती है, जब क्या होता है बिल को इंट्रोड्यूस करना, एक नोटिस देना पड़ता है, लाइक स्टार्टिंग में 7 दिन का, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि भाई हम बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तैयार हो जाओ ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का बिल होता है इसको मात्र 7 डे का नोटिस देना पड़ता है। 7 दिन पहले बताना पड़ता है कि भाई मेरे को ऐसा बात है, लेकिन इस बंदे को बताना पड़ेगा 1 महीने पहले, ठीक है। स्पीकर को बताएंगे, यस, उस हाउस के, अगर राज्यसभा में तो चेयरमैन को बताएंगे, और स्पीकर अगर लोकसभा में तो देखो ओपन द बुक, उसमें एक टेबल दी गई है, देख रहे हो टेबल, प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल दिख रही है। उसमें देख रहे हो साफ साफ कि पब्लिक में देखो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर। समझ आ रही है कहानी। अगला है जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, ये पॉलिसी बताता है गवर्नमेंट की, और वो नॉर्मल किसी भी बिल से रिलेट करता है आपका। अगर देखो इधर एक कहानी, अगर मान लो मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस करा और किसी कारणवश वो खत्म हो गया, मतलब कि पास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगी भाई, यानी कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है ना, ऐसा आएगा ना। तो इट अमाउंट्स टू वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये फेल होता है तो ऑपोजिशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकती है। अरे समझ में, उनको पता लग जाएगा ना कि भाई इनके पास मेजोरिटी नहीं है कहीं ना कहीं। तो बताओ, मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा, वही पास नहीं हुआ। अगर आपके माता पिता कुछ कोई बात कहते हैं और बच्चा नहीं मानता, कहने ये लगता है भाई नहीं चल रही उनकी बात, तो वही वाली कहानी। तो यहाँ पे वांट ऑफ मेजोरिटी वाला मामला आ जाता है। इसका पास होना ना होना कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रही है। तो ये कहानी है, 7 दिन और 1 महीना बता ही दिया। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्राइवेट एंड दिस वन पब्लिक बिल, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, ये तो आएगा ही आएगा हल्का फुल्का, ठीक है। 7 दिन 1 महीने का पूछ लेगा अगर कॉन्सेप्ट पूछना है उस बंदे को, यूपीएससी मेंबर को। बट एट द एंड इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पैसेज, कि पैसेज कैसे होते हैं, पास कैसे होते हैं बिल, बिल इंट्रोड्यूस कैसे होता है, बिल को पास कराने का प्रोसीजर क्या है,
ठीक है, तो ये कहानी है, तो हम डील करेंगे। देखो यार, ये तो पता ही है सबको, है ना? हाँ जी भैया। नहीं पता है? नहीं पता है भैया। तो जब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ तब तक मनीष यादव बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है। बाकी आज हम ये तीन करेंगे ऊपर के, ठीक है? तो लिख लो, एक चीज पहले लिख लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। भैया ऑप्शन में आए तो 4 टाइप ही लिखना है। ये नहीं आएगा ऑप्शन में, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। ऐसी क्लासिफिकेशन जिनका कोई मतलब नहीं होता वो कभी नहीं आती। डिफरेंस आ सकता है मनी बिल फाइनेंस बिल में, ठीक है, आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा 4, 4 या 3। ओके, क्वेश्चन आएगा एडजमेंट मोशन पे, क्वेश्चन आएगा नॉन कॉन्फिडेंट मोशन पे, क्वेश्चन आएगा सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंट मोशन में डिफरेंस पे। आया भी हुआ, चेक करना, दिखेगा। स्टेजेस ऑफ पास ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल करवा रहा हूं, ठीक है? देखो यार, ऑर्डिनरी बिल में जो पावर्स होती है दोनों लोकसभा की और राज्यसभा की बराबर होती हैं। अभी हम पार्लियामेंट के बारे में डील करेंगे कि भाई कैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस होगा, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, मिनिस्टर या ऑर्डिनरी मेंबर, कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसे करके पास कैसे होगा ये डील करेंगे हम, ठीक है? ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे अभी। ऑर्डिनरी बिल कोई भी नॉर्मल बिल हो सकता है, कोई भी लॉ बनाने की प्रक्रिया, ठीक है? जो भी चीज 368 में नहीं आएगी, जो भी चीज आर्टिकल 110 में नहीं आएगी, 117 में नहीं आएगी, वो ऑर्डिनरी बिल में आएगी, ठीक है? ऑर्डिनरी बिल क्या है? 368 कॉन्स्टिट्यूशन बिल, 110 मनी बिल, 117 इज फाइनेंस बिल, ठीक है, ऑफ द अदर टाइप्स। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल पास कैसे होता है? देखो यार, स्टेजेस कितनी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मेनी स्टेजेस ऑर्डिनरी बिल पासेस? इट इज 5 स्टेजेस। दिख रही है साफ साफ, 5 स्टेजेस। पहली स्टेजेस फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? मान लो, देखो, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है? जैसे एक है लोकसभा, है ना, एक है राज्यसभा। मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? अभी लोकसभा की बात, किसी भी हाउस में हो सकता है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ऑर्डिनरी बिल, किसी भी मेंबर को, चाहे मिनिस्टर चाहे मेंबर, कोई भी, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आइदर इट इज मिनिस्टर और ऑर्डिनरी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या करता है वो? और फर्स्ट रीडिंग में ही हैज टू इंट्रोड्यूस द बिल इन हाउस एंड पब्लिकेशन इन गजेट ऑफ इंडिया। हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? परमिशन, की मैं इंट्रोड्यूस करना था, हाउस बोला ठीक है करवा दो, स्पीकर बोलेगा करवा दो, ठीक है, पहला काम। और दूसरा, जैसे ही हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होगा वहां पे वो टाइटल्स और ऑब्जेक्टिव बताएगा बस, कि मेरे बिल का टाइटल ये है कि ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और मेरे ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू रेज द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रिजनर, ऐसे करके, ठीक है? मैं सजा और बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, कुछ भी, मतलब मैं कैपिटल पनिशमेंट हटाना चाहता हूँ, कैपिटल पनिशमेंट फांसी से हटाना चाहता हूँ, लाइक ऐसा करके। जैसे ही ये बात बोलेगा, और साथ में क्या होगा, उस बिल को पब्लिश किया जाएगा कहां पे? गैजेट ऑफ इंडिया में। इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। हर एक काम लिखित में होता है। गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर टाइप समझ लो, गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है? गवर्नमेंट गैजेट में नाम आते हैं इनके, जैसे नॉर्मली कोई भी एक बात बताता हूं, व्हेन यू क्लियर द ग्रेड एग्जामिनेशन योर नेम इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑलवेज, ठीक है? कोई लोग पहले न्यूज़पेपर में देखते थे अपना रिजल्ट, रिमेंबर, वो गैजेट ऑफ इंडिया होते थे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज वो तो अलग ही पार्ट हो गया। तो खैर ये चीजें जो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर समझ लो, गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया इज बेसिकली गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, उसमें पब्लिश होता है आपका कौन सा क्या आपका बिल। तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ 2 चीज आती हैं, एक तो इंट्रोड्यूस इन द हाउस एंड दूसरा पब्लिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया। मान लो गैजेट ऑफ इंडिया में पहले प्रोड्यूस करा, पब्लिश कर दिया उसने, ठीक है? अगर गैजेट ऑफ इंडिया में पहले बिल पब्लिश हो जाता है तो उसे हाउस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ही विल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस द बिल इन द हाउस, ठीक है? ये केस भी होता है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज क्या करेगा, अगर किसी को भी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले वो हाउस की परमिशन लेगा, उसके बाद वो टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसके बोलेगा, साथ में क्या पब्लिश करेगा उसको इन गैजेट ऑफ इंडिया में। समझा रही थी इसी कहानी? ये होती है फर्स्ट रीडिंग। जिस हाउस में उसमें सपोज मान लो ये काम हुआ है, कहां पे हम लेके चलते हैं, ये काम हमारा हुआ है लोकसभा में, समझ आ गई? अब जाता है, देखो यहां पे कोई वोटिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना डिस्कशन, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बिल के पास होने में, बिल को डिस्कशन करने में, कुछ भी करने में, बिल को पास होने में सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज, सेकंड रीडिंग।
इसमें जो तुम पार्लियामेंट में मारामारी देखते हो वो इसमें होती है, जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी स्टेज होती है, कंसिडरेशन स्टेज होती है। ठीक है, समझ आ गई? जब सेकंड स्टेज में बिल जाता है, वो लोग डिस्कस करते हैं, उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो बिल को उसी टाइम पास कर दें, या फिर बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दें, ठीक है, या फिर ज्वाइंट कमेटी बुलाएं। एक तो सेलेक्ट कमेटी होती है, ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? उस हाउस के मेंबर्स ही बोला क्या करें, 545 मेंबर तो क्या ही इस पे इसको छानबीन करेंगे, कुछ ऐसा काम करते हैं, 10-15 लोगों की कमेटी बना देते हैं, वो लोग इस बिल को डिटेल्ड वे में देखेंगे, डिटेल्ड वे में। ठीक है, मान लो अगर उन्होंने ऐसा करा, उसे कमेटी स्टेज कहते हैं, क्या बोलते हैं? या फिर ज्वाइंट कमेटी बुला लेते हैं। ज्वाइंट मतलब इस हाउस की बुलाएंगे, फिर बोले कुछ उनको ही बोल दो कि हम ज्वाइंट कमेटी बुलाना चाहते हैं, ताकि वहां पे भी टाइम नहीं लगे, वरना बाद में वही काम वो लोग करेंगे, है ना। तो बोला कि राज्यसभा से भी, अदर हाउस से आपके नए मेंबर उठा लो, उनको अपॉइंट कर दो, उनको भी कमेटी में बिठा के आप क्या करेंगे, उसको सिक्रोनाइज करेंगे, उसको मतलब कि आराम से देखेंगे। ठीक है, ये कहानी है। या फिर चौथा काम होता है इनका कि बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए रखें। जैसे आता है कि गिव द ओपिनियन ऑन दिस बिल, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है, मतलब वेट फॉर द पब्लिक ओपिनियन, वी विल इनवाइट द पब्लिक ओपिनियन ऑन दैट बिल। ये 4 ऑप्शन होते हैं सेकंड रीडिंग में इनके पास। क्या? पहला ऑप्शन जनरल डिस्कशन कर लो और या उसको पास कर दो, पहला पास ही कर दो, दूसरा कमेटी स्टेज में भेज दो, तीसरा ज्वाइंट कमेटी में भेज दो, या चौथा पब्लिक ओपिनियन बुला लो। भाई ये बिल आया है पार्लियामेंट में, आप अपनी पब्लिक ओपिनियन भेज दीजिए बाय लेटर और बाय एनी मींस। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जनरली जो प्रोसीजर होता है आज के टाइम में जो हो रहा है मामला, वो क्या करते हैं, बिल को कमेटी स्टेज में भेज देते हैं। कहां पे भेज देते हैं? आफ्टर जनरल डिस्कशन, क्योंकि इट हैज 3 स्टेजेस, 1 2 3। यहां पे डिस्कस करके 4 स्टेज आ गई, है ना, बताया था अभी। या तो पास कर दो, कंसिडर कर लो, मतलब कि कंसिडरेशन, या फिर कमेटी स्टेज, या फिर ज्वाइंट कमेटी, या फिर पब्लिक ओपिनियन। समझ आ गई? जनरली क्या करते हैं लोग, कमेटी स्टेज में भेजना है, अपने हाउस की कमेटी में। ठीक है, कमेटी देखती है सारा का मामला, सारा छानती है, प्रिंसिपल्स को नहीं छेड़ती, सजा को कम ज्यादा अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक प्रिंसिपल है, उसको नहीं छेड़ेगी। उसको बोला कि 10 साल की सजा, बोलेगी चलो 4 साल की हम लिख के देते हैं, 4 साल कर दो, क्या 10 साल ऐसे करके। ठीक है, ऐसा कर सकती है। बिल आता है फिर कंसिडरेशन स्टेज में, मतलब बिल आ गया सिक्योरिटाइज होके, उनके पास रिपोर्ट आ गई, कमेटी ने बताया ऐसा से बात है, ये है मामला एट द एंड, आप डरो मत, सब यही मामला है। तो वो कंसिडर करते हैं, मतलब वोटिंग होगी, यहाँ पे बहस होगी, अमेंडमेंट प्रपोज होंगे। बिल सपोज एज अ पार्लियामेंट मुझे अच्छा लगा, एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझे अच्छा लगा, तो मैं अमेंडमेंट प्रपोज करूंगा उसमें। ठीक है, जब डिस्कशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, फिर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। ठीक है, कि भाई बिल को करा, क्या करें, अमेंडमेंट करें, ले या ना ले। ये सब करने के बाद बिल जाएगा थर्ड रीडिंग में, यहां पे वोटिंग होती है। यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं होता, सिर्फ वोटिंग होगी कि बिल को पास करना है या नहीं करना। समझ आ रही है? लोकसभा में होगी वोटिंग। ये अभी उसी हाउस में, अभी जिसमें है मामला उसी हाउस में, अभी पास का हुआ पहले हाउस में चल रहा है। कंसिडरेशन में अमेंडमेंट वगैरह की, यहाँ भी क्या करना है क्या नहीं करना, अमेंडमेंट प्रपोज किए। पब्लिक ओपिनियन वाला आएगा, वो किधर आएगा? ये इस वाले में सब अभी तक जहां पे लोकसभा में हो रहा है, फर्स्ट हाउस में ही है अभी तक मामला फर्स्ट हाउस में ही है, जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। समझ आ रही है? जनरल डिस्कशन और कंसिडरेशन में डिफरेंस क्या है? जनरल डिस्कशन, बिल आया, अब बिल आ गया, हमें बिल के बारे में पता नहीं है, बस उसके हमें टाइटल पता है, ऑब्जेक्टिव पता है। ठीक है, कि क्या है। अब उसने बोला कि नॉर्मल डिस्कस करेगी, भाई क्या करना है, इसका लेना है इसको, या अभी ठीक से डिस्कस करना है, या फिर कमेटी स्टेज में भेजना है। ठीक है, या फिर पब्लिक ओपिनियन बुलानी है कि हमें तो इतना पता नहीं है इसके बारे में, या फिर पूरा पढ़ के देखेंगे क्या करेंगे, या फिर नॉर्मल दिख रहा है कि अच्छी बात बोली है, पास कर दो, कोई अमेंडमेंट जैसी चीज नहीं है उसमें। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं लोग, कमेटी स्टेज में भेज देते हैं बिल को। पब्लिक मतलब है ना, नॉर्मल लोगों की, यस, लोगों की राय लेना। वो तो बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, क्या था वो, इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो अलग है, वो रेफरेंडम वो अलग है, वो क्या है, पब्लिक ओपिनियन। रेफरेंडम इज, वो तो वोटिंग वाली बात होगी, इसमें वोटिंग नहीं होती, इसमें राय, ओपिनियन, राय भेज रहे हैं लोग, वोट नहीं भेज रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये गुड यार, गुड, नाइस। कंसिडरेशन स्टेज, अमेंडमेंट प्रपोज होता है, प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन होती है, लेना है इसको, एक्सेप्ट करना नहीं करना, अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं, एकदम प्रॉपर बिल का पोस्टमार्टम टाइप कर देते हैं। समझ आ रही है? पूरा छान देते हैं। यस, ये पूरे, नो, ये तो आ गया ना, कमेटी से बाहर आ गया, कंसिडरेशन स्टेज में आ गया। हाँ,
दिया ही क्योंकि कमेटी को जब अरे क्योंकि ताकि देखो कमेटी क्या करती है, जैसे बिल था एकदम लेंदी लैंग्वेज में, कमेटी ने नोट्स बना के भेज दिए, समझ आ रही है, नोट्स वो बना के भेज दी कि ऐसे ऐसे बात है भाई, देखो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कमेटी ने अपने मेंबर्स ने बोला कि ये इसमें हम ये हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमको ये अच्छा लगा, तो जो जो कमेटी को अच्छा नहीं लगता उस पर लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको भी देखते हैं। तो ये होता है कमेटी स्टेज का काम। बिल का आधा पोस्टमार्टम तो कमेटी कर देती है, आधा क्या 90%, और बाकी 10% बचा पास करना है, उसको अमेंडमेंट और करना नहीं करना वो आप देख लो, कि एट द एंड पार्लियामेंट की अथॉरिटी है ना, तो इसलिए भेजता है कमेटी स्टेज में। फाइनली यहाँ पे वोटिंग होती है, थर्ड रीडिंग इज ऑल अबाउट वोटिंग, पास करना नहीं करना। मान लो पास हो गया, सुन रहे हो रे, हाँ जी भैया। फर्स्ट हाउस में बिल पास हो गया तो बिल जाता है किसमें अब, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी सेम ये काम होगा। सेकंड हाउस के पास ऑप्शन होते हैं, देखो, या तो सेकंड हाउस पास कर दे बिल को जैसा फर्स्ट हाउस ने भेजा है ना, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, या फिर वो रिजेक्ट ही कर दे कि मुझे पसंद नहीं आया। तीसरी, या फिर वो कुछ अमेंडमेंट करे, मान लो उसको लगा कि 4 साल नहीं मुझे 7 साल चाहिए, ठीक है, उसने सजा में कुछ अमेंडमेंट किया, तो अमेंड करता है वो कुछ, और वो वापस बिल कहां पे जाएगा दोबारा अमेंड होने के बाद, पहले हाउस में ही जहां से वो आता है। और अगर अमेंड करने के बाद पहले हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया, समझ आ रही है, अब बात बताएंगे। और चौथा पॉइंट, या तो हाउस कोई एक्शन नहीं लेता, कब तक, 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है वो, बिल आया देख ही नहीं रहे, फाइल पड़ी हुई है। 4 ऑप्शन होते हैं, समझ आया। सेकंड हाउस के पास क्या, पहला एक्शन पास कर दे, कैसे, यही 3 प्रोसीजर सेम, ऊपर के 3 प्रोसीजर एकदम सेम रहेंगे, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट ही कर दे, बकवास वाला हम नहीं करेंगे पास। थर्ड ऑप्शन अमेंडमेंट करें, सपोज बिल को 3 स्टेज में पास किया, डिस्कशन किया, लेकिन अमेंडमेंट करके पास किया। उन्होंने बोला था कि हमें 5 साल की सजा चाहिए और इन्होंने बोला 5 नहीं 7 होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ अमेंड किया है ना, अपनी तरफ से भी और ऐड किया। अगर ये काम होता है और पहला वाला हाउस एक्सेप्ट कर लेता है इस अमेंडमेंट को, तो बिल सीधा जाएगा कहां पे, प्रेसिडेंट के पास। समझा रहे इतनी सी कहानी। एसेंट तो पता ही प्रेसिडेंट के 3 ऑप्शन होते हैं इसके पास करेगा, विद होल्ड करेगा, या रिकंसिडर करने के लिए भेजेगा। रिकंसिडर करने के बाद बिल वापस आ गया, ही मस्ट गिव हिज एसेंट, राइट, पता है कहानी इतनी सी। लेकिन अब आते हैं 3 बचे हुए ऑप्शन। जब वो राज्यसभा जब रिजेक्ट कर देती है तब क्या होगा, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट दिए और लोकसभा ने वो एक्सेप्ट नहीं किए, तब क्या होगा, यानी डिसएग्रीमेंट है ना, डिसएग्रीमेंट आ रहा है दोनों का। तीसरा, 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, तब भी डिसएग्रीमेंट है। तो इन 3 केसेस में डिसएग्रीमेंट होता है। पहला डिसएग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया बिल को, दूसरा डिसएग्रीमेंट राज्यसभा यानी सेकंड हाउस ने कोई भी ऐसा अमेंडमेंट दिया जो कि फर्स्ट हाउस को पसंद नहीं आया, तो भाई डिसएग्रीमेंट बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रही। और थर्ड इज व्हेन दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर द 6 मंथ्स। इस केस में प्रेसिडेंट के पास खबर जाती है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। क्या बुलाता है, दोनों हाउस को एक साथ बिठाने के लिए, ठीक है। तो समझ आया कहानी। इन 3 केस में डिसएग्रीमेंट में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग करवाऊंगा अभी अलग से, लेकिन अभी यहां तक समझो, ठीक है, अदरवाइज बिल पास हो जाएगा। तो यहां पे दोनों हाउस के पास पावर बराबर है, दिख रही है साफ साफ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा ओवरराइड कर रही है, कुछ नहीं कर रही, बराबर पावर्स है दोनों के पास। तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, हाउ इट पासेस। ओके, तो लिख लो इसके बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ज्वाइंट कमेटी में कोई डिसीजन आएगा ही, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउस के आएंगे ना। बताता हूँ, ज्वाइंट बता दूंगा, पास हो ही जाएगा। अरे बता देता हूँ, लिख लो पहले। ऑर्डिनरी बिल सेटिंग डालो, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल हेडिंग डालो, ऑर्डिनरी बिल लिखो। Every ordinary bill has to pass us through 5 stages. Every ordinary bill has to pass us through 5 stages. ठीक है, इधर देख लो रे एक बार, दिख रहा है तुम्हें ये चीज। कंसिडरेशन से क्या होता है, जो ये बिल क्लॉज बाय क्लॉज अलग अलग आया, तो क्लॉज बाय क्लॉज को वोटिंग करते हैं, अच्छा ये से ये पास कर दो, ये से ये पास कर दो, ये से ये पास कर दो। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, बिल एज अ ऑल, बिल एज अ होल पास और रिजेक्ट होता है, ये करना नहीं करना, समझ आ रही है। मान लो
कंसिडरेशन वाले मतलब किसी क्लॉज में वो चाहते कि नहीं हमें ये वाला पसंद नहीं आ रहा है, हाँ तो फिर बिड़ जाएंगे, फिर भिड़ेंगे। बिड़ेंगे फिर बिड़ेंगे ठीक है, लेकिन पास तो करना पड़ेगा उनको, ठीक है, तभी तो लड़ाई होती है। काफी लंबा किस्सा हुआ है। ऑब्वियस है, देखना कभी। अरे छोटी छोटी अच्छी बात है, वैसे डिस्कशन होना चाहिए। जैसे फार्म मिल नहीं देखे, भैया उस पे तो उन्होंने माइक वाइक मतलब कर दिए थे, ऐसे होता है, धबड़ धबड़ कर दी पूरी। ऐसे होता है तो लिखो, ये भैया ये फिर क्या लिखवाया, करने भैया अपनी डेकोरेशन क्यों नहीं मेंटेन कर पाया वो। क्या होता है 5 stages. 5 स्टेज। नंबर 1 फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में लिखो द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल and publication in Gazette of India. The introduction of the bill and publication in Gazette of India. The introduction of the bill and publication in Gazette of India constitute the first reading of the bill. Constitute the first reading of the bill. Second reading लिखो, during this stage the bill receives not only, तेज से लिखो भाई, बहुत करवाना है आज कुछ। During this stage बहुत कराना है उसको। the bill receives not only general but also the detailed scrutiny, And not only. not only the general but also the detailed scrutiny, and assumes the final shape. क्या है भैया डिटेल उसके आगे वर्ड छोड़ दो, उसका अगला word। And assumes its final shape. Detailed scrutiny and assumes its final shape. It has 3 sub stages. Number 1, general discussion. Number 2, committee stage. Number 3, consideration stage. ठीक है, इनका लिखवाना रहा, नॉर्मल से पता होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। थर्ड रीडिंग लिखो, थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड पॉइंट एंड थर्ड रीडिंग है ना, थर्ड स्टेज थर्ड रीडिंग, इसमें लिख लो एट द स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू acceptance or rejection of the bill. The debate is confined to acceptance or rejection of the bill as a whole, and no amendment are proposed. And no amendments are proposed. If the majority of the members present and voting, if the majority of the members present and voting accept the bill, the bill is regarded as passed by the House. The bill is regarded as passed by the House. Thereafter, the bill is authenticated by the presiding officer. After, the bill is authenticated by the presiding officer of the House. Thereafter, the bill is authenticated by the presiding officer of the House and transmitted to the second House for consideration and approval. समझाएगी? हाँ जी भैया। वेरी गुड। फोर्थ लिखो, बिल इन सेकेंड हाउस। In the second house also, the bill passes through all the 3 stages.
समझा रहा है? द बिल पास थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट, मतलब ये नहीं लिखो फर्स्ट, ये तो नॉर्मल है. देयर आर 4 अल्टरनेटिव बिफोर दिस हाउस, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, 4 अल्टरनेटिव इनके पास. नंबर 1, मतलब ए करके डालो, ए. It may pass the bill sent by the first house without amendments. It may pass the bill sent by the first house without amendment. Second लिखो इसमें. It may pass the bill with amendments. It may आगे पीछे है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है. It may pass the bill with amendments and return it to the first house for reconsideration. It may pass the bill by the bill sent by the first house. मतलब it may pass the bill with amendments and return it to the first house for reconsideration. Third, it may reject the bill altogether. पूरा बिल रिजेक्ट कर दिया. It may reject the bill altogether. D, it may not take action up to 6 months. लिख लो, चलो इसको भी लिखना पड़ेगा. लिखो, if the second house, अलग से लिखो अब इसमें, if the second house passes the bill without any amendment or दोबारा बोल रहा हूं, if the second house passes the bill without any amendment or the first house accepts the amendment suggested by the second house, है ना, or the first house accepts the amendment suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both the houses. दोबारा बोल रहा हूं, if the second house passes the bill without any amendments or the first house accepts the amendment suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for assent. समझ आ गई? तो उसको भेज देते हैं किस केस में? प्रेसिडेंट के असेंट के लिए. पहले 2 केसेस में अगर पहला वाला हाउस उसके अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो. ऑन द अदर हैंड, if the second house rejects the bill altogether or it do not take action for 6 months or first house do not accept the amendment suggested by the second house, then there is a deadlock, है ना? Then there is a deadlock. To resolve such deadlock, the president show his intention. The intention पे अंडरलाइन कर लेना कि प्रेसिडेंट का इंटेंशन होता है जॉइंट सिटिंग बुलाने का, ना कि परमिशन, एड्रेस, कुछ भी. इंटेंशन. The president show his intention of calling the joint sitting. Show his Intention to call the joint sitting. तो joint sitting बुलाता है. बाउंड है क्या कि बुलाएगा ही बुलाएगा? इंटेंशन शो करता है, मतलब बुलाएगा, डिपेंड करता है, उसका इंटेंशन है. गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, इंटेंशन, तो वही वाली बात है. प्रेसिडेंट, ये तो उसको पीएम ही मतलब. यस, ठीक है. तो जो भी करेगा वही करते हैं, कठपुतलियां. ठीक है. और ज्वाइंट सीटिंग में दोनों मेंबर्स बैठते हैं, लोकसभा के राज्यसभा एक साथ बैठेंगे. ठीक है, करवाएंगे, इसको अलग से करवाते हैं. अगर ज्वाइंट सीटिंग में बिल पास हो जाता है तो बिल समझा जाएगा कि दोनों हाउस ने पास कर दिया. बिल कहां पे जाएगा? सीधा
प्रेसिडेंट के पास। समझ आ गई बात? या फिर अभी साथ में ही कर लो इस चीज को, ठीक है। जॉइंट सिटिंग, अब जॉइंट सिटिंग के बारे में लिखो यहीं पे साइड में लिखो। पहले तो इसको खत्म ही कर दो। एसेंट वाले में क्या एक हाँ, अब 5वीं चीज लिखो, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। पास 3 ऑप्शन होते हैं, पास, विदहोल्ड एंड रिकंसिडर्ड, और अगेन डिसकंसिडर्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। हाँ भैया। अब जॉइंट सिटिंग हेडिंग डाल लो फटाक से। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? बड़ी प्यारी कहानी है जॉइंट सिटिंग की, आज तक 3 बारी हुई है, आज तक 3 बारी हुई है भाई। भैया इम्पीचमेंट में नहीं आते ना जॉइंट सिटिंग, नहीं, उसको प्रेसिडेंट होते नहीं बुलाएंगे किसे, उन पे केस चल रहा है, थोड़ा जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे अपने बिहाफ पे, तभी तो नहीं आती। उसको मत त्याग निकलती है। हाँ भैया, इम्पीचमेंट मोशन सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। दो जॉइंट सिटिंग, सब्सटेंशियल जॉइंट सिटिंग SITT कर लेते हैं, जॉइंट सिटिंग, ठीक है। इट कम्स अंडर आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 108 में आती है। क्या होता है? ये 3 डिसएग्रीमेंट। पहला डिसएग्रीमेंट, फर्स्ट हाउस डू नॉट एक्सेप्ट द बिल, डू नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट proposed by सेकंड हाउस। भाई कहाँ हो तुम? यहीं बैठी हो या उत्तराखंड पहुंच गई? सेकंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर, है ना। थर्ड 6 मंथ्स का लिए पेंडिंग छोड़ रखा है सेकंड हाउस ने। इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? दिख गया उनको भी डेडलॉक हो रखा है, तो प्रेसिडेंट अपना क्या शो करेंगे? इंटेंशन। ये क्वेश्चन आ रखा है, क्या होता है प्रेसिडेंट की जॉइंट सिटिंग बुलाने में? इंटेंशन होती है, परमिशन होती है, क्या होता है? इंटेंशन होता है उसका। प्रेसिडेंट इंटेंशन शो करेंगे कि मुझे जॉइंट सिटिंग बुलानी है, जॉइंट सिटिंग बैठेगी, ठीक है भाई। अब जॉइंट सिटिंग बैठ गई, राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ बैठे हैं। अब क्वेश्चन आता है, इसको प्रिसाइड कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग? द जॉइंट सिटिंग विल प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। यस, मान लो स्पीकर नहीं हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं हुआ CJI तो डेप्यूटी चेयरमैन। क्वेश्चन आता है चेयरमैन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल है ना, मेंबर थोड़ी हो वो, तो वाइस प्रेसिडेंट है, इलेक्शन थोड़ी करके आया वो, है ना। और अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई भी मेंबर जो इनमें से सेलेक्ट करा जाएगा लोगों द्वारा वो प्रिसाइड करेगा, इन्हीं बंदों में से। लोकसभा राज्यसभा में से इन्हीं जो जॉइंट सिटिंग है, इन्हीं बंदों में जो भी मेंबर आएगा, एनी मेंबर। ये समझ आया? स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन या फिर एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज द प्रिसाइडिंग। इसमें एक चीज क्लैरिफाई रखना कि चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेगा। बच्चे यहां पे गलती करते हैं और ऑप्शन देता है इन केस स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट, तो बच्चे चेयरमैन टिक लगा गया। नो, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी भी नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो, हर एक हाउस का ना अलग रूल होता है। लोकसभा रूल से चलती है, राज्यसभा रूल से चलती है। समझ आ रही है कहानी? ये किस रूल से चलेगी? ये लोकसभा के रूल से चलेगी। याद करने का तरीका, क्योंकि स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है तो लोकसभा के रूल से यहाँ पे प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। समझ आ रही है कहानी? यहां पे बिल पास हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि पार्लियामेंट ने पास करा। पूरा पार्लियामेंट ही बैठा है, साफ साफ दिख रहा है ना। मेजोरिटी वही नॉर्मल जो भी प्रेसिडेंट वोटिंग वाली है, ओके। क्योंकि एक जनरल बात बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं तो जनरली लोकसभा जीतती है, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। मान लो लोकसभा की अपोजिशन और राज्यसभा के मेंबर मिला के उनकी वोटिंग ज्यादा हुई तो अपोजिशन भी जीत सकती है। इट्स नॉट कंपलसरी, बट जनरली लोकसभा विंस द बैटल ऑफ जॉइंट सिटिंग। समझ आ गई इतनी सी बात? किस किस केस में नहीं बैठती जॉइंट सिटिंग? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं बैठती, है ना। और दूसरा भी जो कराऊंगा मनी बिल, इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं बैठती। क्यों? ये वाला तो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि यहाँ पे दोनों को अलग अलग सिंगल ही पास करना होता है ना। इस केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है पास करवाने की, ठीक है। राज्यसभा के पास कम होती है, बहुत कम, ना के बराबर। अभी पता लग जाएगा। ऑर्डिनरी में बराबर थी। तो जॉइंट सिटिंग किस केस में बैठती है? पहला तो ऑर्डिनरी बिल के केस में बैठती है। दूसरा फाइनेंस बिल ऑफ 117 थर्ड, इन दो केसेस में बैठती है आपकी जॉइंट सिटिंग, बस फाइनेंस बिल में और ऑर्डिनरी बिल में।
आज तक 3 केसेस में बैठी है, DBP, DBP। डाउरी वाला एक लॉ था, डाउरी प्रिवेंशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ठीक है, POT, पोटा जो बन गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इन 3 केस में बैठी है आज तक। ओके, ये कहानी समझिए जॉइंट सिटिंग की क्या होती है। प्रेसिडेंट का क्या होगा, समन करने का इंटेंशन, ठीक है। तो लिख लो जॉइंट सिटिंग के बारे में साथ में। जॉइंट सिटिंग इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, ये चीज तो लिखी ली होगी, नॉर्मल डिसएग्रीमेंट का पता है, इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, लिखो, लिख ही लो इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, लिखो जो बोल रहा हूं। भाई ये तो हमने पीछे लिख तो लिया। हाँ, ये लिख लें, डिसएग्रीमेंट। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, प्रेसिडेंट shows his intention to summon the joint sitting under article 108, केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, डिसएग्रीमेंट, डेडलॉक। ओके, लिखो, जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। इफ एब्सेंट, डेप्यूटी स्पीकर। इफ एब्सेंट, डेप्यूटी चेयरमैन। इफ एब्सेंट, एनी मेंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द जॉइंट सिटिंग इलेक्टेड बाय द हाउस। ठीक है, इलेक्टेड या डिटरमाइंड की भी, चलो ये बोला ठीक है, चलो इसको कर दो, ये डिसाइड कर लेगा। ऑफ द मेंबर्स, एनी पर्सन अमॉन्गस्ट द मेंबर्स प्रेजेंट कैन प्रिसाइड ओवर द, यस अब तो जॉइंट सिटिंग होगी ना। नहीं मतलब वहाँ पे देखो ना, लोकसभा को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो क्या पता है यहाँ पे भी। तो लिखो आगे, अप टू नाउ only 3 bills has been passed by the joint sitting. डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 नंबर 1 पे, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। सेकेंड इज बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977। थर्ड इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। अब आते हैं भाई मनी बिल पे। मनी बिल बड़ा अच्छा बिल है, मनी बिल के पास पावर है, मनी बिल के पास अथॉरिटी है, मनी बिल से क्वेश्चन उठते हैं बहुत, तुमने देखे भी होंगे अगर पीवाई को देख रहे होगे तो। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, इससे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। मनी बिल, बहुत क्वेश्चन उठते हैं इससे, ठीक है। पहली बात, होता क्या है, मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस बिल विच डील्स एक्सक्लूसिव विद द मैटर्स। कौन से मैटर्स? जो कि खुद आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं, उस प्रोविजन पे अगर लॉ बनता है उसे मनी बिल कहते हैं। ये तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा, लिख लो इसको, मनी बिल के बारे में लिखो। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the definition of money bill. The money bill contains the following matter. Number 1, the imposition, abolition, imposition, abolition, remission, alteration, imposition, abolition, remission, alteration, imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax. Second, regulation of borrowing of money by the union government. पहला वाला मतलब ये है कि जो भी सरकार टैक्स लगाएगी, बढ़ाएगी, गिराएगी, हटाएगी, वो कैसे करेगी? मनी बिल पास करवा के करेगी। सरकार जो भी लोन वगैरह लेगी वो भी मनी बिल के द्वारा ही लेगी, बोरोइंग। थर्ड, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। थर्ड, द कस्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया,
द कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, custody of constituent fund of India or the contingency fund of India, comma, the payment of money into or the withdrawal of money, payment of money into or withdrawal of money फ्रॉम सच फंड्स। चौथा, अप्रोप्रिएशन यानी निकालना अलग अलग तरीके से, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पांचवा, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India। छठा, receipt of money, receipt यानी receipt of money on account of the Constituent Fund of India, the receipt of the money on account of the Fund of India or the public account of India, etc. पब्लिक अकाउंट ये भी होता है। ये नहीं होता है ना मतलब। पब्लिक कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी। तो ये जो मैटर है, बस यही मैटर्स हैं जिस पे बिल आएगा तो उसे मनी बिल कहा जाएगा। समझ आ रही कहानी? अब मनी बिल की खास बात देखो भाई, मनी बिल की खास बात देखो कितना खतरनाक होता है ये मनी बिल। पहली बात, इसको इंट्रोड्यूस सिर्फ मिनिस्टर करवा सकता है। इंट्रोड्यूस को सिर्फ कौन करवाएगा? सिर्फ मिनिस्टर साहब। पहली चीज, अब मिनिस्टर है तो इस बिल को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। एवरी मनी बिल शुड बी अ गवर्नमेंट बिल। बात समझ आ रही है? इसको हाउस में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट साहब की। वो हाँ बोलेंगे तब इंट्रोड्यूस होगा। पहली चीज, जब ये हाउस में इंट्रोड्यूस होगा और डिस्कशन होगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी? स्पीकर साहब। स्पीकर ऑब्वियसली लोकसभा के होंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी डिक्लेयरिंग दैट अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। फाइनल अथॉरिटी होगी भाई कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। समझ आ रही है? ये तो डिफाइन ही है फिर। डिफाइंड है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन आता है। मनी बिल बेसिकली पैसे निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात होगी वो बोलेंगे नहीं ये तो ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल नहीं है, तो स्पीकर की फाइनेंस बिल में भी देख ले, फाइनेंस बिल ऑफ 117, जो फाइनेंस बिल है 117(1), उसमें भी सारे प्रोविजन होते हैं 110 के, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोविजन। समझ आ रही है? तो वो बोल सकते हैं कि भाई ये वाला बिल है, ये वाला नहीं है, तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या नहीं है। समझ आ रही है कहानी? कब डिसाइड करेगा? मतलब जैसे जब भी बहस होगी, मतलब जैसे फर्स्ट रीडिंग होगी। ऐसा नहीं रीडिंग वाली लगी, इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, मतलब रीड, इसमें तो रीडिंग का मतलब ही नहीं है। इसमें तो मतलब है कि भाई आपका बिल प्रायर रिकमेंडेशन लिया उसने और सीधा यहाँ पे लोकसभा में आ गया। ठीक है, ये पहली चीज। ठीक है, स्पीकर डिसाइड करेगा मनी बिल नहीं है। अब क्या है, ये बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में के पास अथॉरिटी नहीं है इसको इंट्रोड्यूस करवाने की। आता है क्वेश्चन ही बहुत बार। ओनली लोकसभा हैज द फैसिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इट। समझ आ गई? कितनी मस्त मस्त कंडीशन है इसकी, है ना, इनइक्वालिटी राज्यसभा के साथ। अब मान लो ये बिल पास हो गया लोकसभा में, ठीक है, ये भाई साहब गए राज्यसभा में, अब क्लियर बोल रहा हूं, राज्यसभा में जा रहा है,
तो बिल के ऊपर जो स्पीकर साहब हैं वो साइन करके देंगे कि भाई दिस इज मनी बिल। तो संभल के हैंडल करना इसको। मनी बिल है तो तुम्हारे पास ज्यादा पावर है ही नहीं, अपना सिग्नेचर एंडोर्स करके देंगे, साइन करके देंगे और लिख के देंगे इट इज अ मनी बिल। तो यू हैव टू डील विद द प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल। क्या प्रोसीजर है? राज्यसभा ना तो इसको रिजेक्ट कर सकती, ना इसको अमेंड कर सकती, ना रिजेक्ट कर सकती, ना अमेंड कर सकती, बोला पास ही कर सकती है बस। होल्ड कर लेंगे ठीक है, होल्ड कितना? 6 महीने 14 डेज। मनी बिल है भाई, मजाक, ऑर्डिनरी बिल थोड़ी है। ये भी सही है। राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर, अगर सपोज मान लो किसी क्लॉज में राज्यसभा को दिक्कत है, तो क्या बोलेगी राज्यसभा? रिकमेंडेशन दे सकती है। क्या दे सकती है? ठीक है, कि भाई हमें ये पसंद नहीं आया, आप प्लीज देख लेना इसको। ठीक है, देख लेना। वो भी कब तक देगी? 14 डेज के अंदर अंदर। मान लो इसने रिकमेंडेशन दी, लोकसभा में वापस गया बिल, है ना, 14 डेज। ये लोग चाहे तो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ आ रही है कहानी? अगर कर लेंगे तो बोला जाएगा बिल इज पास्ड इन मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, अमेंडेड फॉर्म नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म। द वर्ड इज मॉडिफाइड, की अमेंडमेंट तो कर ही नहीं सकती। समझ आ रही है कहानी? और अगर नहीं करेंगे तो बिल इज पास इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं है इसमें। जॉइंट सिटिंग लिखा है ना, जॉइंट सिटिंग लिख लो। जॉइंट सिटिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट बिल एंड मनी बिल, लिख लिया था बस, गुड। तो यहां पे जॉइंट सिटिंग का केस नहीं है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, पावर ही ज्यादा है मनी बिल में। समझ आ रही है? तो 14 डेज तक मान लो कोई एक्शन नहीं लिया, फिर क्या होगा? तो बिल इज अगेन पास इन ओरिजिनल फॉर्म। सिंपल। मतलब क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है मनी बिल, ये कंडीशन है इसकी। समझाया मनी बिल क्या है? भेज ही तो रहे राज्यसभा में। हाँ, ऐसे ही। तो बहुत तगड़ी फॉर्मेलिटी है। ठीक है, यही है जो भी है। प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट इट और विद होल्ड, बट कैन नॉट रिकंसिडरेशन नहीं भेज सकता। अथॉरिटी नहीं उसके पास, या तो टाइम लेगा या फिर पास कर देगा। समझा रही है? रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, और वो पास कर देगा कि उसकी प्रायर रिकमेंडेशन से आता है। इट कैन नॉट बी सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। गुड। नहीं, यहाँ पे मनी बिल पे साइन किसने करके भेजा था? स्पीकर, स्पीकर ने ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा। बोला था कि हम और जहां यहां पे ही भेजेगा, और यहां पे तो यही साइन, तो इसके पास भी भेजेगा कि भाई मनी बिल है, ये काम नहीं कर सकते कि भाई रिकंसिडर कर लो। तो चेयरमैन करके भेजो ना राष्ट्रपति से। नहीं नहीं नहीं, कोई साइन नहीं, स्पीकर का ही साइन बस, कि वही है ना फाइनल अथॉरिटी। चेयरमैन की वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं। अब है। ठीक है। 14 दिन के लिए क्या वैल्यू दे उसको? और अगर रिकमेंडेशन देनी हो तो 14 डेज से पहले देनी है। हाँ, 14 डेज के अंदर अंदर। ये नहीं कि 14 दिन बाद 15 दिन वाले सर एक एक पास। ठीक है, तो ये कहानी है। ओके, बस बढ़िया है। मनी बिल है ना खतरनाक, तो लिख लो मनी बिल के बारे में थोड़ा, इसकी पावर्स के बारे में लिखो। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। ठीक है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। सिर्फ मिनिस्टर ही करेगा, है ना? बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। अगला लिखो, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, है ना? इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद और विदाउट। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद और विदाउट to return the bill with or without रिकमेंडेशन विच में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। समझा रही है? विच में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। राज्यसभा
डिटेन मतलब रोक सकती है। राज्यसभा डिटेन द मनी बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days. राइट डाउन। By राज्यसभा डिटेन द मनी बिल फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। द स्पीकर सर्टिफाइड and endorses his signature on the money bill. The speaker certified that the bill is money bill when sent to the Rajya Sabha, है ना, अपना सर्टिफिकेट देता है साथ में, ये मनी बिल है भाई, ध्यान से। There is no chance of disagreement between the two houses, hence there is no joint sitting. क्या भैया there is There is no chance of disagreement between the two houses, hence there is no joint sitting for money bill. Last, it can be rejected or approved by the president, but cannot be returned for reconsideration. It can be rejected or approved by the president, but cannot be sent for reconsideration by the president. Financial bill. Financial या फाइनेंस सिर्फ फाइनेंशियल बिल 1 जो कि आता है आर्टिकल 117(1) में। फाइनेंशियल बिल 2 जो कि आता है 117(3) में, ठीक है, 117 क्लॉज 3, 117 क्लॉज है, आर्टिकल के नाम है, ठीक है रे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखो, बता रहा हूं, देखो होता क्या है। इट हैज ऑल द सिमिलरिटी ऑफ मनी बिल, जो भी मनी बिल में होता है उसमें होता है, साथ में अदर भी होती है और अलग चीज भी होती है, मतलब होती तो है। जैसे मैंने बोला कि बोरोइंग वाला क्लॉज है मनी बिल में, इसमें बोरोइंग हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बोरोइंग के लिए नहीं होगा, कुछ और भी चीजों के लिए होगा साथ में, समझा रही है। स्पेसिफिकली नहीं होगा बोरोइंग के लिए, वो और भी चीजों के लिए हो सकता है, ऐसे करके। तो वही है, फाइनल डिसीजन किसका है, मनी बिल है, नहीं है, स्पीकर का है। लिखवा देना, उसमें लिखवाया, हाँ भैया स्पीकर बताएगा साइन के साथ। ये लिखवाया, हाँ भैया लिखा है, नहीं लिखवाया, लिखा है ना भैया, एक मिनट बताता हूँ आपको। स्पीकर ऑफ लोकसभा साइन एंड राइट द मनी बिल ऑन द बिल ऑफ फॉर राज्यसभा। ये नहीं, ये अलग है, लिख लो। डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, लिख लो। द डिसीजन, अबे लिख लो, ये लिखा है द स्पीकर सर्टिफाइड दैट, ये अलग है, अबे वो राज्यसभा में भेजने के लिए। द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। इधर देख लो रे, जल्दी देखो, ये दो चीज में मनी बिल से मेल खाता है, ठीक है, दो चीज में। पहली चीज कि ये भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, समझ आ रही इतनी इस बात, ये भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और दूसरी चीज, इसको भी प्रायर परमिशन चाहिए, किसकी, यस। बाकी हर केस में ये ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा, पासिंग एंड ऑल, वो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड रीडिंग सब, बस ये दो केस मनी बिल की तरह है। अब आया समझ में कि ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा पहली बार, हाँ भैया इसको। और बाकी क्या इसमें जॉइंट सिटिंग बैठेगी, बिल्कुल बैठेगी, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल की तरह है ना। बस यही दो केस तो है मनी बिल की तरह, ऑर्डिनरी बिल है। इस केस में भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, इंट्रोड्यूस के लिए नहीं, कंसिडर स्टेज के लिए, कि भाई ये मैं राज्यसभा में कंसिडर करने के लिए बोल भेज रहा हूं या लोकसभा में भेज रहा हूं, तो उसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए वोटिंग के लिए, कंसिडरेशन स्टेज के लिए, ना कि इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए। इसमें चाहिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल इंट्रोडक्शन के लिए, इसमें कंसिडरेशन स्टेज के लिए, एंड वाली स्टेज के लिए, समझ आया। कंसिडर वो थर्ड स्टेज होती, याद आया, इतना फर्क है बस। बाकी ये भी, ये तो पूरा पूरा मामला, इसमें ये भी नहीं है,
इसमें ये भी नहीं, ये पूरा ऑर्डिनरी बिल की तरह है, ऑर्डिनरी बिल, इसमें भी जॉइंट सेटिंग होगी। समझ आ गई इतनी सी बात, इसको लिख लो बस। फाइनेंशियल बिल 1, ये बना लेते ना टेबल। हाँ इसको बना लो, लिख लो, मैं खुद ही लिख लेंगे। हाँ लिख लो लिख लो, 5 मिनट दो बस। ले लो 5 मिनट ले लो, मैं खुद देखना पड़ेगा। 5 मिनट ले लो, यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ भैया हैं, खुद का साथ खुद का विकास। क्योंकि समझ आ गया। तो ये जी वो चीज कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाकी वही है, फाइनेंस से समझ आ रहा है, फाइनेंस से मैटर से रिलेटेड ये लोग डील करते हैं। ओके, तो यही कहानी है। इसमें सारे के सारे क्लॉज होते हैं मनी बिल के, अपार्ट फ्रॉम अलग कॉज भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और इसमें मनी बिल का कोई भी क्लॉज नहीं होता, इट डज नॉट विद, कोई भी आर्टिकल नहीं है मनी बिल का इसमें। समझ आ गई, लिख लेना अपने मन से, मनी बिल की कहानी यहां तक है। समझ आ रहा है? हाँ भैया। गुड। तो बजट जैसी टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी हुई। ठीक है, बजट नाम की कोई चीज नहीं लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में? बजट को क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आर्टिकल 112। ओके, बजट के पास होने का तरीका क्या होता है? 6 स्टेजेस में होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, डिमांड्स फॉर ग्रांट, passing of appropriation bill, and passing of finance bill. फाइनेंस बिल ये मनी बिल की तरह है रे, ये वाला फाइनेंस बिल करवाया ना अभी अभी, हाँ भैया। मनी बिल टाइप है ये। यहां पे एक चीज होती है, एक सिस्टम होता है वोट ऑन अकाउंट्स, बताएंगे क्या होता है इस स्टेज के तुरंत बाद। ठीक है, बताएंगे क्या होता है। 6 स्टेज में बजट पास होता है। क्वेश्चन आएगा कितने स्टेज में बजट पास होता है? 6 स्टेज में। ठीक है, बजट क्या है? बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका लिखा होता है पिछले वाले साल में कितने एनुअल रिसीट्स हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, उसके बेसिस पे आने वाले साल के एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, सरकार को कितना रुपया आया और सरकार ने कितना रुपया खर्च करा डिफरेंट पॉलिसीज पे, ये सब उसमें ब्यौरा होता है। साथ में आने वाली पॉलिसीज के बारे में लिखा होता है और उन पॉलिसी पे कितना कितना पैसा अलॉट होगा वो लिखा होता है। डिफेंस में किस किस मिनिस्ट्री को कितना रुपया जाएगा, बेसिकली बजट इज दिस। साथ में पिछले साल सपोज मान लो अलॉट हुआ था 10 करोड़, सरकार को लग गया 15 करोड़, यानी 5 करोड़ उन्होंने कहीं से उठाया होगा, बोरिंग करी होगी, तो ये स्टेटमेंट भी लिखी होती है हमने बोरिंग करी। एक एक्ट आया था बीच में, FRBM एक्ट। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके तहत आपके पार्लियामेंट में बजट के साथ 3 रिपोर्ट्स पेश होती हैं। ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपने जो डेफिसिट हुआ, पैसे की जो कमी पड़ी और आपने बोरिंग वगैरह क्यों करी, सब लिखा होता है उसमें। ये 2003 से था कि एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के मन में, ये नहीं कुछ भी कर रहे हैं। वही मैंने कुएं वाली कहानी सुनाई थी, कुएं के लिए पैसा आता है, कुएं खुदते हैं, फिर कुएं बढ़ भी जाते हैं, फिर मेंटेनेंस के लिए आते हैं और कुएं होते ही नहीं है। राइट, सो कहीं ना कहीं ये चीज है। तो बजट में ये सब होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल का, आने वाले साल का, ये मामला होता है। ठीक है, पास करने का प्रोसीजर पार्लियामेंट के पास है, 6 स्टेज में पास होता है। पहले प्रेसिडेंट को बजट को प्रेसिडेंट के बारे में लिख लो, हल्का बजट के बारे में लिखो, हल्का फुल्का लिखो बजट के बारे में लिखो। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स बजट एज द कॉन्स्टिट्यूशन refers the budget as a
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Budget is a statement of account, statement of estimated. Budget is a statement of estimated receipts and expenditure. Budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India. कितने साल का? 1 साल का। कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना? ये तो ना फाइनेंशियल ईयर। Budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India in a financial year which begins on 1 April and ends on 31 March of the following year. 31 मार्च, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है? In overall, budget contains the following documents. Following things. क्या क्या होता है भाई? Estimates of revenue and capital receipts. कितना पैसा आया, कितना गया? एस्टिमेट्स हो कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। लोन के माध्यम से कितना पैसा आया, टैक्स के माध्यम से कितना पैसा आया। ways and means to raise the revenue, ways and means to raise the revenues, estimates of expenditure, अगला क्या? estimates of expenditure, एक्सपेक्टीज ऑफ देखो रे 1924 में एंड एटसेट्रा कर लेना, एटसेट्रा, ठीक है? 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट करा गया। किस कमेटी के बेसिस पे? अकवर्थ कमेटी, ठीक है? इंग्लैंड का बंदा था अकवर्थ कमेटी। 1924 रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, ताकि रेलवे मिनिस्ट्री अपने अपने हक में आराम से नॉर्मल काम कर सके। तो पहले 2 बजट आते थे, एक रेलवे बजट आता था और एक जनरल बजट आता था। लेकिन 2017 में दोनों क्लब कर दिया, अब एक ही बजट आता है। जनरल बजट ने क्लब कर दिया विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन से। ओके, आता है क्वेश्चन ये कि अलग किससे हुआ था। ओके, लिख लो। Railway budget was separated from general budget in 1924 on the recommendation of Ackworth Committee report. ACWRTH. एक बार रिपीट करना फिर से। Railway budget was separated from general budget on the recommendation of Ackworth Committee report. ठीक है, समझ आ रही है? नाम क्या था? Ackworth, ACWRTH. The railway budget is merged into general budget on the recommendation of Vivek Debaroi committee. हैप्पी? ये भी हैप्पी होंगे जो देख रहे हैं। इनिशिएटिव, नाइस इनिशिएटिव। स्टेजेस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? स्टेजेस, 6 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज जो होता है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहले जनरली फरवरी के एंड में बजट पेश होता था, लेकिन अब बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। बजट प्रेजेंटेशन कब होता है? 1 फेब को आने वाली है, बजट आएगा, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा। 1 फेब को प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं बजट को, दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली लोकसभा में करते हैं, उसके बाद राज्यसभा, ठीक है? बजट के साथ वो एक बजट स्पीच देते हैं। जो स्पीच देते हैं आपके जो आपके होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो स्पीच देंगे, बजट स्पीच कहते हैं उसको। उस स्पीच में कोई वोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, नॉर्मल सुनते हैं सब लोग, नॉर्मल अच्छे से।
कोई कोई लोग हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उसका रिप्लाई कर देते हैं नॉर्मली। उसके बाद जनरल डिस्कशन होती है 3-4 दिन तक बजट पे, नॉर्मल डिस्कशन। कोई ऐसे बड़ा सा वोटिंग नहीं हो रही अभी, पैसा हम इतना ही देंगे ऐसे करके, अभी वोटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो क्या होता है, पार्लियामेंट 4 से 5 हफ्तों के लिए बंद हो जाता है, छुट्टी पे चले जाता है। उन 4 से 5 हफ्तों के लिए डिबेट बोलो, बजट कहां जाता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास। ये टोटल 24 कमेटीज हैं। कितनी है? 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो सारी मिनिस्ट्री को कवर करती हैं। हर एक मिनिस्ट्री, हर एक कमेटी के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री आती है। तो 24 कमेटीज के अंदर सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज आती हैं कि किसको कितना पैसा चाहिए। ये लोग बातें करते हैं, इसको इतना पैसा चाहिए, कौन सी पॉलिसी के लिए कितना पैसा चाहिए, प्रॉपर एकदम वही उसका कच्चा चिट्टा खोल के ये बजट डॉक्यूमेंट है। अलग कमेटी की इसका इस डिफेंस को इतने, सपोज 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, इनको 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे करके बना देती है। समझ आ रही है? ताकि पता लग जाए लोगों को, ठीक है। फिर पार्लियामेंट दोबारा खुलता है, फिर होती है वोटिंग। एक बात याद रखना, वोटिंग सिर्फ लोकसभा का राइट है। किसका राइट है? बजट पे वोटिंग सिर्फ लोकसभा करेगी, राज्यसभा नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि मिनिस्ट्री कहां पे एट द एंड रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए, है ना। चाहे मिनिस्टर राज्यसभा का होगा, बट रिस्पॉन्सिबल कहां के लिए होगा? लोकसभा के लिए होगा। समझ आ रही है? तो लोकसभा का राइट है सिर्फ वोट ऑन डिमांड्स। डिमांड क्या है? मिनिस्टर की डिमांड की हमें 25 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और ग्रांट कब बन जाएगी? जब वोटिंग हो जाएगी। A demand become a grant when it is voted upon। समझ आ गई इतनी सी बात? वोटिंग होगी, समझ आ गई। बोला अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री कितने रुपए, इतने, वोटिंग करवा लो, ठीक है, होगी, ठीक, सैंक्शन। समझ आ गई? वोटिंग होगी, सिर्फ लोकसभा करती है। कभी कभी वोटिंग के दौरान कट मोशंस मूव होते हैं। क्या होते हैं? सपोज ऑपोजिशन को लगा कि भाई तुमने ज्यादा रुपए मांग लिए, रफेल आने थे इतने के, तुम मांग रहे हो, आने थे 2 रुपए के, तुम मांग रहे हो 100 रुपए, है ना। मतलब थोड़ी बनता है, बाकी 98 रुपए कहां जाएंगे, है ना। तो जब भी उन्हें लगता है कि भाई इन्होंने ज्यादा रुपये मांग लिए हैं, तो ये कट मोशंस मूव करते हैं ऑपोजिशन वाले, अपना ग्रीवियंस बताने के लिए। 3 टाइप के होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। टोकन पॉलिसी कट मोशन क्या होता है? कोई भी पॉलिसी है, सपोज डिफेंस मिनिस्ट्री पॉलिसी है कि इस बार मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, है ना। ये पॉलिसी थी कि भाई हमें जो है क्या करना है, इस बार इंडिया में बहुत सारी ब्रह्मोस बनानी है, बेचेंगे बाहर जाके, उसके लिए इतना रुपया चाहिए। तो ऑपोजिशन को ठीक नहीं लगी, वो पॉलिसी ही बेकार लगी, तो बोलेगी इसके लिए इन्होंने डिफेंस में रुपए मांगे थे 100 रुपए, लाइक 100 करोड़ रुपए मांगे थे, मान लो, ठीक है, कितने रुपए। तो पॉलिसी को काटना है, तो टोटल रुपए ऑपोजिशन बोलेगी इस रुपए को देंगे हम बस ₹1, इसको 1 रुपया देंगे बस हम, इस पॉलिसी को 100 करोड़ नहीं, 1 रुपया। समझ आ रही पॉलिसी कट मोशन में? पॉलिसी को डिनाई करना है, बोला कि हमें पॉलिसी पसंद नहीं आई, तो उसका 100 करोड़ का 1 बना देंगे, 1 रुपया वेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए, ठीक है। समझ आ रही इतनी सी बात? पूरी पॉलिसी को कितना रुपया देंगे? 1 रुपया की तो गई पॉलिसी गई। समझ आ रही है? एक्चुअल में 1 रुपया देंगे, एक्चुअल में 1 रुपया सैंक्शन करने के लिए बोलेंगे, इस पॉलिसी रुपया काट के 1 रुपया कर दो, 100 करोड़ काट के कितना रुपया कर दो? 1। एक्चुअल में 1 रुपया, कि पॉलिसी खत्म हो जाएगी फिर तो। इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है? पॉलिसी है 100 करोड़ की, बोला नहीं इसमें 80 करोड़ लगने थे, बोला 80 करोड़ कर दो फिर। तो एक्चुअल जो अमाउंट होगा, जो उनको लगता है इतना, कुछ अमाउंट काट देंगे, कुछ अमाउंट रखेंगे, ताकि उनको उतना जो उनका लगेगा, ठीक है। तो बोला पापा जैकेट चाहिए, बोला कितने रुपए? पापा 10,000 रुपए। बोला मजाक है क्या? है कौन सी लोहे की जैकेट चाहिए क्या भाई? है 2.5 की भी आती है, 1900 की, 1500 की भी आती है, तो 1500 रुपए दे दिए एग्जैक्ट।
जब उनको लगेगा कि भाई ज्यादा रुपए मांग लिए, इतने में काम बन जाता, तो इतने दे देंगे। इकोनॉमिक कट मोशन समझ आया? अगला आता है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या है? 100 रुपए काट देंगे बस। ये किस लिए? सपोज मामला था 100 करोड़ मतलब 200 करोड़ का था, बोला कि हमें ये पसंद नहीं आया, तो टोकन अमाउंट ऑफ 100 रुपए काट दिए पूरी उसमें से। लाइक 200 करोड़ थे, उसमें से 100 रुपए काट दिए, ठीक है? तो 199 करोड़ प्लान ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है? समझाया? 100 रुपए काट दिए बस। ये बेसिकली अपना ग्रीवेंस बताने, टोकन कट इज बेसिकली मेरे को पसंद नहीं है ये चीज, ये बताने के लिए, ठीक है? समझ नहीं आया मतलब क्यों काटे 100 रुपए? अपनी चिढ़ बताने के लिए कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपने जो रुपए निकाले हैं मुझे पसंद नहीं है, आपने ज्यादा निकाले हैं, लेकिन मैं अपना ग्रीवियंस बता रहा हूं, अपना मतलब मुझे अपनी असहमति, मैं सहमत नहीं हूं इस चीज से। सहमत ये वर्ड है, असहमत। मैं अपनी बिल साइन कर रहा हूं। हाँ असहमति के लिए मैं पास कर रहा हूं ये सब। ये कभी पास नहीं होते, एक भी पास नहीं होगी। ऑपोजिशन है यार, बजट पास नहीं हो तो सरकार चलेगी? जिंदगी में चलेगी। लोकसभा में वोटिंग इसलिए तो रखी है कि लोकसभा मेजोरिटी होती है सरकार की, सरकार गिर जाएगी। एक भी टोकन कट मोशन पास हुआ सरकार गिर जाएगी। ये बस थ्योरेटिकल है, ये बस लोगों को बताने के लिए, मीडिया तक के लिए है बस। ये पास नहीं होते कभी भी, पास हो गए तो सरकार गिर जाएगी। कट मोशन आज तो कोई पास हुआ नो नेवर। समझ आ रही है? फिर पढ़ा क्यों रहे हो? वैसे पूछ रहा हूं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो यार, सरकार को पैसे निकालने का हक है। आपने चुनी है सरकार, है ना? मेजोरिटी नहीं हुई तो पैसे कैसे निकालेगी? इसको बताने और पढ़ाने का हक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इसलिए है ताकि कम से कम लोगों को ग्रेवियंस पता लगे कि ऑपोजिशन क्या सोचती है, राइट? ये नहीं कि सरकार को रोक ही दो। अगर सरकार रुक जाए तो देश कौन चलाएगा? समझ आ रही है? मेजोरिटी होना भी जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन भी है, मेजोरिटी भी है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है? ये छपेगा, लेकिन ये जो बोलेंगे सब कुछ छपेगा। उसने ये डाला था 1 रुपया, वो लेकिन उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऐसे करके क्यों डाला था? तुम्हारे पास आंसर आएगा कि नेगेटिव पार्ट इस चीज का ये है। समझ आई? किसान लॉ से ऑपोजिशन चढ़ती फिर भी पास हुआ ना एट द एंड, लेकिन क्या हुआ? हाहाकार मच गया, फाइनली रिपील। ये होता है पॉपुलेशन के सामने, पीपल के सामने, पीपल की पावर के सामने, लोक दल की पावर के सामने सरकार को झुकना पड़ता है। तो मीडिया काम करते हैं, इसलिए लाइक वी कंसिडर मीडिया एज 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये कट मोशंस होते हैं। समझाई? फाइनली वोटिंग हो जाती है हर एक मिनिस्ट्री की। इसमें एक बात क्लियर करना, लोकसभा के पास राइट ऑफ वोटिंग का है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ कौन से पार्ट में वोटिंग करते हैं? दो देखो, जो कौन सी है ना, कंसोलिडेटेड फंड है बेसिकली। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की बात हो रही है, समझ आ रही है? इसमें 2 तरीके से पैसा निकालता, मैंने बताया था, चार्ज्ड अपॉन एंड चार्ज फ्रॉम, है ना? तो ये फ्रॉम वाले पार्ट से निकालने की वोटिंग हो रही है। चार्ज अपॉन में क्या आता है? प्रेसिडेंट की सैलरी, डेप्यूटी स्पीकर इनकी सैलरी वगैरह वगैरह, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन की सैलरी, हाई कोर्ट के जज की और सीजीआई की पेंशन की सैलरी तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है? पेंशन सरकार, भारतीय सरकार देती है। तो इन पे सिर्फ चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर है, इन पे कभी भी ये वाली वोटिंग नहीं होती। ये पहले से ही सैंक्शन होते हैं इनके, समझ आ रही है? दे आर ऑलरेडी सैंक्शन, रिटर्न। अगर इससे वोटिंग होने लगी तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी, सरकार जिसकी चाहेगी पैसा कम कर देगी, है ना? फिर वो तो ठीक से जजेस अपनी जस्टिस डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, यूपीएससी ठीक से एग्जाम ले ही नहीं पाएगी, बोलेगी ये बंदा सेलेक्ट होना चाहिए, बोला नहीं लेंगे, ठीक है तेरी सैलरी काट देते। समझ आ रही है? तो चार्ज फ्रॉम एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में वोटिंग होती है बस, चार्ज अपॉन पे वोटिंग नहीं होती कभी। अब आती है बात, वोटिंग हो गई, सुन लिया रे इधर, देखो इधर, बिना एप्रोप्रिएशन एक्ट के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते। तो पार्लियामेंट को, अब पार्लियामेंट की बात है, यहां पे राज्यसभा लोकसभा दोनों वोट करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों वोट करेंगे बजट के लिए। बजट क्या? पूरा का पूरा ये वाला पार्ट वोटिंग हुई, ऊपर समझ आ गई? यहां पे पूरा एज अ बजट वोटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों एज अ बजट पास करने के लिए पार्लियामेंट वोट करेगा। एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा, यानी कि अब ये पैसा निकाल सकते हैं, अब ये पैसा निकाल सकते हैं।
लेकिन ये सब करते करते टाइम अप्रैल का एंड आ जाता है। मैंने बताया था 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाता है ना। अब ये कहानी आते आते पहुंच गई 28 अप्रैल 31 मतलब 1 मई ऐसे ऐसे पहुंच गई। समझ आ रही है इस सब प्रोसीजर में। एक और चीज बताता हूं इसमें, वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट में जो वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट है उसका एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड कि भाई 4 वीक के अंदर अंदर करना है। सपोज तीसरे वीक तक ये बढ़ते ही रहे तो सारे पार्ट को ये वोट में डाल देते हैं। लाइक स्टार्टिंग की 4 मिनिस्ट्री डिस्कस हुई, बाकी मिनिस्ट्री डिस्कस नहीं हो पाई। इनको भी पता है कि ये तो पास नहीं होने वाले कभी भी, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो सारा का सारा पार्ट वो क्या करते हैं, बिना डिस्कस किए वोटिंग पे डाल देते हैं। कौन सा मोशन होता है ये? कौन सा वाला है? लास्ट वाला हाँ, कौन सा था? बता रहा हूँ, रुको दिमाग में आ रहा है। गिलोटाइन मोशन। गुड, गिलोटाइन क्लोजर वही है। है ना? यहाँ पे करते करते बात पहुंच गई 31 अप्रैल, मतलब 31 तो होता ही नहीं कभी, 30 अप्रैल आया ना। अप्रैल में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल एंड तक पहुंच गया। अब सरकार को पैसा तो चाहिए 1 अप्रैल के बाद। अब बजट ही पास नहीं हुआ है, पैसा कैसे निकाले? बिना लॉ के अथॉरिटी के पैसा निकाल नहीं सकती, है ना। ये बिना अप्रोप्रिएशन बिल पास करे पैसा निकाल नहीं सकती। अप्रोप्रिएशन बिल पास करने करते आपका अप्रैल आ गया, क्या करेंगे? तब आता है यहाँ पे ये वोट ऑन अकाउंट्स। दिख रहा है मैंने जो सर ने बताया था। आफ्टर जनरल डिस्कशन सरकार को हक है 1/6 पार्ट यानी कि 2 महीने का पैसा निकालने का। 12 महीने होते हैं ना, तो 1/6 निकाल सकती क्या? निकाल सकती है ना। तो 1/6 पार्ट 2 महीने का पैसा निकाल सकती है वो लोकसभा पास करवा के। इस प्रोजेक्ट कहते हैं वोट ऑन अकाउंट्स। क्या कहते हैं सिस्टम को? ताकि वो अपना खर्चा चला सके पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। समझ आ रही है? आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ये नहीं। वोट अकाउंट्स को कौन-कौन वोट करता है? लोकसभा बस निकाल तो सकते उसमें हैं, मेजॉरिटी होगी, वो तो निकल ही जाएगा। ऑब्वियस है। हाँ, फाइनेंस बिल क्या करता है? इट्स अ काइंड ऑफ मनी बिल। ये था बजट से पैसा निकालने का। बजट में पैसा आएगा कैसे? टैक्स वगैरह से। तो पार्लियामेंट फाइनेंस बिल पास करता है। इट इज इनकम साइड ऑफ द बजट। बजट में पैसा कहां से आ रहा है? फाइनेंस बिल से। सरकार टैक्स बढ़ाती है घटाती है। यहां पे सपोज ये वही मनी बिल की तरह है, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फलाना फलाना करके आया बिल। यहां पे पार्लियामेंट फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, बट टैक्स बढ़ा नहीं सकता। जितना लिखित में आएगा उससे ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि लिखित में तो सरकार दे ही रही है कि ये अथॉरिटी सरकार की है बढ़ाने और घटाने की, पार्लियामेंट की नहीं है। पार्लियामेंट सिर्फ घटा सकता है या मेंटेन कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता टैक्स को। लोग, पार्लियामेंट क्या है? इट्स अ हाउस ऑफ पीपल एट द एंड। हमने तो भेजा है, क्या हम अपने ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे? और नेवर। दैट्स व्हाई। बट सरकार बढ़ा सकती है। तो सरकार फाइनेंस बिल में टैक्स बढ़ा के लिख सकती है, कम करके लिख सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट या फिर घटाव या रिजेक्शन हो सकता है। अप्रोप्रिएशन बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। यहां पे जो होना था यहां पे हो गया। अप्रोप्रिएशन बिल या तो पास होता है नहीं होता, पास हो जाता है। यहां पे दोनों चीज पास होती है, ये वाली भी और ये वाली भी। इनमें वोट नहीं होती ना, पता है। ये तो पहले लिखित में आ गई वो यहीं पे अप्रोप्रिएशन बिल में, क्योंकि पैसा निकलेगा ही नहीं जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा। समझ रही कहानी? तो पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल पे वोट करेगा, राज्यसभा लोकसभा बोथ। लोकसभा नहीं करती, राज्यसभा नहीं करेगी वोट ऑन अकाउंट्स पे। फाइनली बजट कंप्लीट हो जाता है फाइनेंस बिल के पास होने के बाद ही शुरू हो जाता है मामला। समझ आया बजट क्या कहानी है? 6 स्टेजेस लिख लो। बजट इन पार्लियामेंट पास इन 6 स्टेजेस। नाम लिख लो 6 के 6। बजट इन पार्लियामेंट पास्ड इन 6 स्टेजेस। पहला, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरा, जनरल डिस्कशन। तीसरा, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज।
चौथा, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। पांचवा, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, बेसिकली परमिशन देना, है ना, तभी पैसा निकलेगा वरना नहीं निकलेगा, बिना परमिशन के नहीं निकलेगा पैसा भाई। और लास्ट, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, इट्स अ काइंड ऑफ मनी बिल। ठीक है, तो फाइनेंस बिल ऑफ फर्स्ट टाइप होता है जनरली, ये मनी बिल की तरह काम करता है। क्या स्क्रूटनिंग में डिपार्टमेंटल कमिटीज, वो 24 स्टैंडिंग कमिटीज थी ना, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। स्वच्छ भारत अभियान के लिए पैसा कहां से आया? यहाँ से आया। कुछ भी कोई पॉलिसी बन रही है सब यहीं से आएगा। बजट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी। ओके, तो कुछ पैसे जो बच रहे हैं पिछली बार के, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस क्वेश्चन। मार्च में बजट, फरवरी में बजट पेश होना शुरू हुआ। ओके, 31 मार्च को सेशन खत्म हो गया। मान लो कुछ रुपए बच गए, ऑब्वियसली सेविंग बच जाती है, सारा का सारा पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, किसी की जेब में नहीं आता। दोबारा से रूल ऑफ लैप्स होता है, सेविंग नहीं है गवर्नमेंट के पास कि हमने बचा लिए इतने, नो, इसका फायदा उठाती है गवर्नमेंट। फिर मार्च आते इतना पैसा बचा, फिर वो भर के एकदम भर के खर्चा करती है वो। मार्च में इसे मार्च रश भी कहते हैं। गवर्नमेंट फरवरी मार्च वाले एरिया में बहुत पॉलिसी अभी आने वाला है, देखो देखना, अभी भर के पॉलिसी निकालेगी नई नई और खर्च कर देगी। इससे क्वेश्चन देखेंगे हर बार। पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम देखा होगा तुमको, ये भैया मैंने देखे ना, इससे बहुत बार देखेंगे। ठीक है, सीआरपीएफ के एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे। कैग की रिपोर्ट आती है इसके पास, उसका रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ये डील करती है। रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट ही डील करती है। देखो क्या होता है यार, देखो पार्लियामेंट ना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, इट डील्स विद सो मेनी मैटर्स, राइट। तो पार्लियामेंट में क्या है, कुछ कुछ मेंबर्स में अलग अलग कमेटीज बना रखी हैं, ठीक है, कुछ कुछ बंदों की। किसी किसी कमेटी में मिनिस्टर मेंबर है, किसी किसी में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से तो किसी में भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। तो इन कमेटीज पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये बहुत सारी कमेटी है, करीब 24 की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज ही हो गई वाली, है ना। ये 3 ये हो गई, ऐसे 4-5 और है, करीब 15-16 और है। तो सब पे क्वेश्चन नहीं आते, इन 3 पे बहुत बार आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा, इनका फाइनेंस वाला पार्ट है। दिस इज फाइनेंस कमेटी, ये सरकार के पैसे से डील करती हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो 1 इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बारे में डील करते हैं एक बार। लिखना मत, अभी लिखवा दूंगा मैं। ये 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 के तहत आई। क्या बोलते हैं ना इसको, 1921 में पहली बार बनी ये वाली कमेटी, ठीक है। इस कमेटी में मेंबर होते हैं 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। समझा गई। इसमें कैग की एडवाइस होती है, लेकिन चेयरमैन, हाँ, चेयरपर्सन आफ्टर 1967 ऑपोजिशन पार्टी का होता है, ऑपोजिशन पार्टी। इलेक्शन कैसे होता है इनके मेंबर का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ आ रही है। ये 1 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, हर साल चेंज, मतलब हर साल दोबारा इलेक्शन होता है। ये मेन कहानी है इसकी, ठीक है। चेयरपर्सन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का आएगा 1967 के बाद से, उससे पहले रूलिंग पार्टी का होता था। तो ये कह रहे हैं ना, वो जो आपने लिखवाया था, वो जिसमें, हाँ मैं समझ गई, वो जो 3 कमेटीज लिखवाई थी। हाँ, अपोजिशन की होती जो जॉन मथाई, उसमें नहीं था, वो स्पीकर की, उसमें 1921 में पहली बार, 3 कमेटीज का है। लेकिन बाद में 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, MATHI मथाई, ठीक है। पहले इसमें होते थे 25 मेंबर, बाद में हुए 30 मेंबर फ्रॉम 1956, और 30 के 30 कौन से होते हैं, लोकसभा से,
चेयरपर्सन फ्रॉम रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, यही है सेम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट 1 ईयर, ये तो सेम ही है मामला। 1921, 1950, जॉन मथई, 25, 30, 1956, परफेक्ट मेंबर्स। ये वाली आई 1964 में। कैग की रिपोर्ट कौन सी थी इसमें? कैग की रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। 1964 में पहली बार बनी, 1974 में चेंज आया। इसके मेंबर हैं 1974 से 22, सेम उसकी तरह 15, 7 लोकसभा, राज्यसभा। 64 में 25 थे, 15, 10, 64 में इसमें थे 15 मेंबर, 10, 5, 15 मेंबर, 10, 5 लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है भाई। और क्या गाने इसमें? 15 मेंबर हो गए, 22, 1 साल के लिए होता है। चेयरपर्सन फ्रॉम लोकसभा ओनली, चेयरपर्सन कहाँ का होगा? हमेशा लोकसभा ओनली, ठीक है। और बाकी सब सेम है नीचे वाला। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट 1 ईयर, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो कमेटीज है पार्लियामेंट की कमेटीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाम लेता हूं, देखो जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि 24 है, ठीक है। कमेटी ऑन पेटिशन प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन एथिक्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। मैंने स्पीकर के भी लिखवाए थे, स्पीकर इज हेड ऑफ 3 कमेटी। एनीबडी हैज रूल्स कमेटी रूल्स कमेटी और रूल्स कमेटी, हाँ भैया, रूल्स वाला जीबीआर, जीबीआर, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी, हाँ ठीक है, याद है? हाँ भैया। गुड। तो हेड पूछते हैं कमेटी का काम क्या होता है, पूछते हैं एग्जाम में। कमेटी का टेन्योर कितना होता है, कमेटी का मेंबर्स कितने होते हैं, कहां से डबल मेंबरशिप है, सिंगल मेंबरशिप है, ये सब पूछते हैं बेसिक, ठीक है। देखो और क्या होता है, एक बंदा होता है कैग अंडर आर्टिकल 148, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करवाऊंगा इसको मैं, अभी बस समझो इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है 3 रिपोर्ट देना। 3 रिपोर्ट क्या है वो 3 रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट करा था एक्ट, हाँ भैया, है ना, पैसा निकालने वाला। रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, पैसा आने वाला। एंड रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 रिपोर्ट देता है बंदा। इसकी 2 रिपोर्ट पे कौन सी कमेटी बैठती है, कौन सी कमेटी डील करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। समझ आ रही है? ये कैग क्या करता है? कैग ये देखता है कि कितना पैसा सरकार ने निकाला और उसको लीगली खर्च करा या नहीं करा, ठीक है। सरकार ने जो उधारी ली वो लीगली ली, और लीगली ली तो सही में ली या फिर मतलब करप्शन हुआ है। कुएं 8 खुदे हैं, देख के आएगा, कुएं में देखा माल कम लगा हुआ है, लगना था 5 रुपए का, लिखो देख दिया 10 रुपए का, करप्शन देखेगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी, फालतू खर्चा भी देखेगा, सारी रिपोर्ट तैयार करेगा। बेसिकली कैग इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये उसकी एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिलहाल है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, कैग है फिलहाल। तो ये काम होता है कैग का नॉर्मली। कैग रिपोर्ट देता है, ये तीनों रिपोर्ट कैग किसको देता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट में दोनों हाउस में रिपोर्ट रखेगा। समझा रही इतनी सी बात? तो पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली, अभी दोबारा पार्लियामेंट्री कमेटी पे आते हैं, अलग अलग कमेटी है। तो मैं कुछ कमेटी के नाम लिखवा रहा हूं जिसमें मिनिस्टर मेंबर नहीं होते, ठीक है, लिख लो। नेम्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन विच मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर। ये लिख ले, अभी इसको मत लिखो, इसको लिखने के बाद तब बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेम्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन विच मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर्स। नंबर 1 फाइनेंस कमेटी, ये तीनों कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं होते, लिख लो इस तीनों के नाम। फाइनेंस कमेटी यानी पैक, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ये आई थी कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन से, कृष्ण मेनन
Ministers are not met. कमेटी, इनके हेड भी तो मतलब ये जो चेयरपर्सन है इनके हेड ही होते हैं ना। हाँ लोकसभा ओनली रूलिंग पार्टी का होना चाहिए, और यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी का 1967 के बाद से। मिनिस्टर्स कौन सी कमेटी के हेड नहीं होते, मतलब मेंबर नहीं होते? फाइनेंस कमेटी की तीनों, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस लिख लिया, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, भैया ये अपनी कमेटी ऑन सब कोऑर्डिनेट्स था, ऑर्डिनेट्स था। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लिखा, यही है। ठीक है, अब इनके बारे में बताते हैं यार। मैंने बताया कि फाइनेंस कमेटी 3 टाइप की होती है, पब्लिक अकाउंट एंड एस्टिमेट एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इतना समझो। कैग की 3 रिपोर्ट होती हैं, 2 रिपोर्ट ये, रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएट अकाउंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, तीसरी क्या, रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इन 2 को स्क्रूटनाइज देखती है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। समझ आ रही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी इस रिपोर्ट को देखती है जब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रखते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के आदेश से रिपोर्ट रखी जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इस रिपोर्ट को देखती है। कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, करप्शन तो नहीं हुआ, सही हुआ, खराब हुआ, ये सब बताने के लिए अब पैसे की बात है, थोड़ी फाइनेंशियल टर्म्स है। अब ये तो लेमैन है, पार्लियामेंटेरियन है ना, तो समझा ले कोई होना चाहिए। तो कैग एक्ट एज गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड। कैग के एडवाइस देते हैं यहाँ पे, कैग होता है इनके साथ। कैग एक्ट एज गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड ऑफ दिस कमेटी, ये वर्ड है। ठीक है, कैग की एडवाइस मिलती है इन लोगों को। कैग इनको बताएगा, अच्छा ये वाला पूछ लो, मैं बताता हूँ ऐसे करके, मैं ये सब बताता हूँ, देखो वहां पे ये खर्चा होता है, ऐसे करके सब बताएगा। जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो सब क्लियर करेगा लेमेंस को। समझ आ रही है? और क्या क्वेश्चन आता है, कब बनी? 1921 में बनी। कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। चेयरपर्सन 1967 तक इन्हीं मेंबर्स में से रूलिंग पार्टी का बनता था। किसका बनता था? रूलिंग पार्टी। लेकिन 1967 के बाद से ऑपोजिशन पार्टी का चेयरमैन बनता है इन्हीं मेंबर्स में से। समझ आया? कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर साहब। स्पीकर करेंगे। ठीक है, आपका जो ये है कैसे इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्शन होता है इनका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। समझ आ रही है कहानी? 1 साल के लिए कैग की एडवाइस चाहिए होती है इनको, दे वांट द कैग एडवाइस, तो कैग इज देयर। क्या सपोज मान लो सरकार के खिलाफ कुछ निकला कि करप्शन किया है, क्या इनकी रिपोर्ट बाइंडिंग होती है? क्या मिनिस्टर को सजा मिलेगी? नहीं, एडवाइजरी रोल होता है इनका। सजा कौन देगा एट द एंड? पार्लियामेंट। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस होगी पैक के हिसाब से, और पार्लियामेंट में डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। एट द एंड अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ना कि इस कमेटी। इस कमेटी की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। अबे पार्लियामेंट, लोगों की सरकार है ना एट द एंड, तो ये चीज तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा फिर। समझ रहे कहानी? अगला आता है एस्टिमेट्स अकाउंट। कितना एस्टिमेट लगाया इन लोगों ने? सेम ही कहानी है, बस इसमें याद क्या करना है, 1921 में पहली बार बनी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कब बनी? 1950 में, ऑन द बेसिस ऑफ जॉन मथई कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथई। जब ये 1921 में बनी थी तो 25 मेंबर हुआ करते थे, यहां भी 25 मेंबर थे, लेकिन 1956 के बाद से मेंबर कितने कर दिए? ऑल 30 फ्रॉम लोकसभा। इसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। चेयरपर्सन हमेशा किसका होगा? रूलिंग पार्टी का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट, वही सेम सिस्टम, 1 साल के लिए बनते हैं। समझ आया डिफरेंस? इसमें कैग की एडवाइस है? नो एडवाइस ऑफ कैग। यहां पे कैग नहीं है भाई, इन दोनों केस में कैग नहीं। जितना भी एस्टिमेट किया है, एक जैसे कि लाइक वोट हुई, वोट ऑन ग्रांट्स, जो डिमांड और ग्रांट में वोट हुई, उन्होंने इतना एस्टिमेट बताया कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो देखेगा कि सही पैसा मांग रहे हैं, ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इस पे एस्टिमेट वाला पार्ट करेगा। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकार की जो भी कंपनीज है पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ओएनजीसी, गेल, सेल, ऐसे करके, वो कैसा काम कर रही है उसके ऊपर एक कैग एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को कौन देखेगी? ये वाली कमेटी देखेगी। ठीक है, कब बनी है पहली बार? 1964 में। जब बनी थी कितने मेंबर थे? 15, 10 फ्रॉम लोकसभा, 5 फ्रॉम
लेकिन अब 1974 से इसके बराबर कर दिए मेंबर, दिख रहे हैं? 22 मेंबर, 15/7। चेयरपर्सन हमेशा लोकसभा से होगा, ये नहीं कि रूलिंग पार्टी का, लोकसभा से होगा, क्योंकि लोकसभा मेंबर्स भी इन्हीं में से चुना जाएगा। ये तो सेम ही है, 1 ईयर प्रोफेशनल सिंगुलर वोट, लिख लो इसको, यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। भैया मतलब कैग जो इनको रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, कैग 3 रिपोर्ट देता है, कैग 3 रिपोर्ट देता है। पहली 2 को ये देखेंगे, पैक देखेगी, और तीसरी को देखेगी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। समझा रही कहानी? सो दिस इज द रोल ऑफ दीज कमेटीज। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बार बार एग्जाम में आती है, और खासकर ये वाली बहुत आती है। हाँ, किसके रिकमेंडेशन से आई? कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से आई, ठीक है? नहीं बनेगी, किसके रिकमेंडेशन आ सकता है, यस, ये जितने वर्ड लिखे हैं सबसे क्वेश्चन बन सकता है। कितने मेंबर? यस, मेंबर्स, चेयरपर्सन, ईयर, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ठीक है, कितने मेंबर्स लग रहे हैं सब, बिल्कुल। कैग किसका, फिलोसोफर गाइड किसका एक्ट करता है? पब्लिक अकाउंट, पैक का, याद रखना, इसको बहुत बार आया, ये दिखेगा, ये दिखेगा, कैग पक्का दिखेगा पैक के लिए, ठीक है? खत्म करते हैं। सेंटर सिलेक्टेड होते हैं ना, हाँ, कैग को अपॉइंट करता है सेंटर, एक मिल सकते हैं। कैग को अपॉइंट कर सकता है सेंटर, लेकिन निकालने के लिए बड़ा एकदम सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोसीजर है, निकाल नहीं सकता ऐसे कि जैसे निकाल दिया ऐसे करके। इंडिपेंडेंट मतलब। यस, ठीक है, प्रॉपर कैग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है भाई, वो पावर्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं, सैलरी वगैरह सब, चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर कैसे हटाते हैं कैग को? ऑन द बेसिस एक प्रोसीजर है। इन माय थॉट इट इज लाइक रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह हटाते हैं उसको, वही प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अच्छा, आप करवाया नहीं सुप्रीम कोर्ट वाला? नहीं करवाया। करवाएंगे, कैग भी करवाएंगे, हार्ड प्रोसीजर होता है, अभी इतना मान के चलो, ठीक है? सेंटर का कोई प्रेशर नहीं होता कैग का? नो, बनने के बाद कोई प्रेशर नहीं है। इंडिविजुअल बॉडी है, खुद का काम खुद ही। यस, कैग का खुद का ऑफिस है भाई, खुद का ऑफिस है। कैग में लोग नौकरी करते हैं, खुद का ऑफिस है।